नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, तस्वीर से आप समझ गए होंगे कि हम लोग आज गांधी युग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने गांधी जी का जीवन परिचय प्राप्त किया था, उनके जन्म से लेकर उनके शिक्षा दीक्षा, उनके लंदन वकालत करने के लिए वकालत पढ़ने जाने तक, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में जो उनका कार्यकाल रहा, जो वकालत उन्होंने किया, और उसके अलावा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की और बाकी जितने भी आश्रम की स्थापना की, वह सब हम लोगों ने देख लिया था। और फिर गांधी जी को वापस भी बुला लिया था, ठीक है, जिसके कारण 9 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। यह सब हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं उनके द्वारा जो आंदोलन चलाए गए, जिनमें सबसे प्रमुख आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। मैंने आपको बताया था कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में 1916 में जाकर के उनसे मुलाकात की, उनको बिहार आने का आग्रह किया और उन्हीं के आग्रह पर गांधी जी चंपारण के लिए निकले थे। चंपारण पहुंचे, मोतिहारी पहुंचे और वहां पर 3 कठिया प्रणाली जो चलाई जा रही थी, जो कि किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहितकारी थी, किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी 3 कठिया पद्धति से, उसका विरोध गांधी जी ने किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की चंपारण सत्याग्रह के साथ। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं, ये आप देख सकते होंगे चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह का के नाम पर यह जो है डाक टिकट भी जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। हाल ही में चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी हुई थी 2017-18 में, और उसी दौरान ये डाक टिकट भी जारी किए गए थे, क्योंकि 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो 2017 में ये सारे डाक टिकट जारी किए गए थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। कल हम लोग यहाँ तक देख चुके थे 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी को चंपारण बिहार के किसानों की दुर्दशा यानी कि 3 कठिया पद्धति से अवगत कराया तथा चंपारण आने का आह्वान किया था। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, ठीक है। तो गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में ही किया था, जिसमें उनके साथ कौन कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन कौन थे। तो सबसे पहले तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी थे। उसके अलावा ब्रिज किशोर जी का नाम सामने आता है, जो कि बीपीएससी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका मजहरुल हक हो गए, जिनके नाम पर स्टेडियम भी है आपका पटना में। उसके बाद महादेव देसाई हो गए, नरहरि पारिक हो गए और जेबी कृपलानी जी हो गए, ठीक है। तो ये सब नाम आपको याद रखना है यदि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और बाकी एग्जाम भी दे रहे हैं। तो ये तो चूंकि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, हुआ बिहार में था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है, तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं 3 कठिया पद्धति क्या है। तो दोस्तों, बिहार में क्या होता है कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, ठीक है। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। अब उसमें क्या होता था कि जो अंग्रेजों के ठेकेदार थे वो दबाव बनाते पर थे किसानों पर कि 3 कट्ठा पर, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर आपको क्या करना है, नील की खेती करनी है। तो 3/20 जमीन, 3/20 जो जमीन है उस पर आपको नील की खेती करनी है, ठीक है। और वो सारा नील का खेती से जितना भी आमदनी होता था वो सब ठेकेदार वापस ले लेते थे। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। नील का खेती करने से क्या होता है दोस्तों कि जो जमीन है वो बंजर हो जाती है और फिर उस पर कोई दूसरा फसल आसानी से उगता नहीं है। तो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, और इसीलिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रित किया था उनकी परेशानियों को देखते हुए, ठीक है। अब 3 कठिया पद्धति आप लोग समझ चुके हैं। नील खरीदकर अत्याचार किया करते थे यूरोपीय व्यापारी, ठीक है। गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसके सदस्यों में गांधी स्वयं भी थे। तो एक आयोग का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। वहां का जो न्यायाधीश था उसने एक आयोग का गठन किया और उसके सदस्य गांधी जी को भी बनाया, और फिर उस आयोग के निर्णय के आधार पर जो है 3 कठिया पद्धति समाप्त हुई। किसानों को कुछ मुआवजा मिला और इस प्रकार से जो चंपारण सत्याग्रह था वो सफल हुआ। तो फलस्वरूप 3 कठिया पद्धति समाप्त हुई और अवैध वसूली का 25% किसानों को हर्जाना स्वरूप वापस लौटाया गया। जितना भी अवैध वसूली किया गया था किसानों से, उसका 25% मतलब 1/4 भाग जो है वो किसानों को लौटा दिया गया। और धीरे धीरे करके जो यूरोपीय व्यापारी थे उनको घाटा होने लगा, क्योंकि नील की खेती अब किसान करते नहीं थे। तो धीरे धीरे करके वो लोग भी इलाका छोड़ करके चले गए और किसान जो है फिर सुखी से रहने लगे थे।
तो ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, इसके बारे में और भी मैंने बताया है, ठीक है। एनजी रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था यह पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एनजी रंगा, नाम याद रखिएगा, एनजी रंगा ने गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसके बाद हम देखते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही दी थी। लेकिन यह भी एक फैक्ट है जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा कि ब्रिटिश सरकार का एक फरमान था जिसमें आदेश दिया गया था कि गांधी को जो भी लेटर लिखा जाएगा यूरोपीय या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें गांधी को महात्मा गांधी के नाम से संबोधित किया जाएगा, ठीक है। तो यह एक ब्रिटिश फरमान भी था और यही कारण है कि आज तक महात्मा गांधी के नाम से उनको बुलाया जाता है, ठीक। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1917 ईस्वी में एक और घटना हुई थी कि साबरमती आश्रम की पुनर्स्थापना की गई थी, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, साबरमती आश्रम की पुनर्स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। इससे पहले इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में आप जानिए कि पुनर्स्थापना कब हुई? 1917 ईस्वी में ही हुई थी। अब चलते हैं, देखते हैं अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन जो है वो आपका 1918 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था वह सब हम लोग देखते हैं। अहमदाबाद में एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में प्लेग बोनस को लेकर मजदूर और मिल मालिकों के बीच विवाद हो गया था। मतलब प्लेग फैल गया था उस इलाके में और प्लेग का बोनस मजदूरों को दिया जाना था, लेकिन मिल मालिक जो थे वो मजदूरों को बोनस दे नहीं रहे थे और इस कारण से गांधी जी वहां जाकर के सत्याग्रह करते हैं और फिर मजदूरों को उनका बोनस वापस लौटाया जाता है। तो ये था आपका आंदोलन। गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने तथा 35% बोनस की मांग करने को कहा। मिल मालिक 20% बोनस देना चाहते थे। मिल मालिक 20% बोनस देने को तैयार थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भैया 20% नहीं, 35% बोनस कम से कम मांगिए और न दे तो हड़ताल कीजिए। गांधी ने मिल मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। फलस्वरूप दबाव में मालिकों को झुकना पड़ गया। एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया जिसने मजदूरों के हक में फैसला सुनाया और उन्हें 35% बोनस का भुगतान किया गया था। तो गांधी का ये आंदोलन भी एक तरह से कह सकते हैं कि सफल ही रहा था, ठीक है। इस आंदोलन या सत्याग्रह में अंबालाल, जी हाँ, इस आंदोलन या सत्याग्रह में, एक सेकेंड मैं इसको जरा सा मिटा लेता हूं, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस आंदोलन या सत्याग्रह में अंबालाल साराभाई जी की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की सहयोगी रही थी। यह आपको याद रखना होगा कि कौन गांधी जी की सहयोगी रही थी अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान। तो अंबालाल साराभाई जी की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की सहयोगी रही थी, ठीक। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी। और ये सब जो है असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी का प्रमुख सत्याग्रह था जहां पर उन्होंने प्रयोग किया था सत्याग्रह का और जो सफल रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसको पढ़ना, ठीक है। तो चलते हैं खेरा सत्याग्रह के बारे में हम लोग अब देख लेते हैं, ठीक है। खेरा सत्याग्रह जो हुआ था वो गुजरात के खेरा जिले में भीषण दुर्भिक्ष के खिलाफ हुआ था। दुर्भिक्ष कहने का मतलब क्या? जो आपका अकाल होता है उसी को दुर्भिक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में भीषण दुर्भिक्ष के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई। फिर भी सरकार ने मालगुजारी जो है वो कम नहीं की। मालगुजारी लेते थे जो अंग्रेज, उसमें कोई कमी नहीं की गई, उसमें कोई राहत नहीं दी गई, जबकि अकाल पड़ा था और किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल उत्पादन के कुल उत्पादन से 1/4 कम हो, मतलब 1/4 कम हो, ठीक है, मतलब 3/4 से कम पैदावार हुई हो, तो किसानों को पूरा लगान माफ कर देना होता था। मतलब अंग्रेज सरकार को ऐसा था कि आप पूरा लगान माफ कर देंगे यदि 1/4 से कम पैदावार हुई है तो, ठीक है। पैदावार जो है वो नॉर्मल पैदावार से 1/4 कम हो तो। गांधी ने किसानों को लगान न देने तथा संघर्ष करने का आह्वान किया।
गांधी जी ने कहा, यहाँ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुंचे थे। यह भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ ये पहुंचे थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी के साथ वल्लभ भाई पटेल जी, इंदुलाल याज्ञनिक तथा अन्य युवा नेताओं ने खेरा का दौरा किया था। संघर्ष के फलस्वरूप सरकार ने केवल उन किसानों से लगान लेना स्वीकार किया जो सक्षम थे तथा स्वेच्छा से भुगतान को तैयार थे। तो इस प्रकार से खेरा सत्याग्रह जो था वह भी सफल हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा अहमदाबाद मिल, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, फिर जो स्थापना हुई थी, पुनर्स्थापना हुई थी साबरमती आश्रम की 1917 में, वो हम लोगों ने देखा। फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन देखा और उसके बाद हम लोगों ने खेरा सत्याग्रह देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे फिर खिलाफत आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक जो हुआ था उसके बारे में देखेंगे, खिलाफत आंदोलन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। गांधी जी के जितने भी कदम थे या फिर आंदोलन थे गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए, उन सबको हम लोग देखने वाले हैं इन वीडियोज में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए पीसीएस एडुकेयर के साथ और तैयारी करते रहिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और ये सारे यदि पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे नंबर पर जो कि नीचे दिया हुआ है, हमारे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे